हेलो गाइस, मैं हूं डॉक्टर कुणाल फ्रॉम बायोलॉजी बॉम्ब एंड टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट हार्डी-विनबर्ग लॉ। एक ऐसा लॉ जिसका नाम सुनते ही कई स्टूडेंट्स अपने हथियार डाल देते हैं। यस जब इस लॉ की बात होती है, जब इस लॉ का नाम लिया जाता है या फिर इस लॉ के ऊपर बेस्ड कोई क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो कुछ इस तरीके की रिएक्शन होती है। अरे दादा रे, नहीं 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 ठीक नहीं ठीक ठीक नहीं 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 सीधा 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 सो ओके, बट आई प्रॉमिस यू गाइस, बिल्कुल सिंपल टॉपिक है, जल्दी से देख लेंगे। यस, इंपॉर्टेंटली हम इस टॉपिक को देखने वाले हैं एंड हम इसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करने वाले हैं। इफ यू डायरेक्टली वांट टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स, आप नीचे टाइम स्टैम्प दिया है इस वीडियो के ऊपर, आप डायरेक्टली वहां पे भी जंप कर सकते हो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट हार्डी-विनबर्ग लॉ। फाइन, सो ये है मिस्टर हार्डी, ये है मिस्टर विनबर्ग। यस, गौर से देखिए इन चेहरे को, राइट? इन्होंने ही हमको परेशान करके रखा है। सो ये दो लोग थे और उन्होंने हमें एक हार्डी-विनबर्ग लॉ दिया। बात करते हैं हार्डी-विनबर्ग लॉ एक्चुअली होता क्या है। अगर इस लॉ को समझना है तो सबसे पहले इस लॉ को हमें भूलना पड़ेगा, तो इसको कट कर देते हैं, नॉर्मल तरीके से चलते हैं। ओके, सो आई होप कि आपको डोमिनेंट अलील, रेसेसिव अलील, ये सब चीज़ें पता होगी जो हमने जेनेटिक्स में पढ़ी है। ओके, अगर आपने नहीं देखा वो ट्यूटोरियल तो मैं यहाँ पे उसकी लिंक दे देता हूँ। द नेम ऑफ द ट्यूटोरियल वाज इंपॉर्टेंट टर्म्स इन जेनेटिक्स। ओके, सो हमें पता है कि ब्राउन कलर, आंखों का ब्राउन कलर को डिफाइन करने वाला जो जीन है, जो अलील है, इट इज अ डोमिनेंट अलील। वो डोमिनेंट अलील है, दैट इज अ कैपिटल बी। ओके, सो अगर इस इंडिविजुअल के पास ब्राउन कलर की आंखें है, ब्राउन आइज हिप्नोटाइज, राइट? सो अगर इनके पास अगर ब्राउन आई अगर है, इसका मतलब इनका जीनोटाइप एक तो कैपिटल बी हो सकता है या तो फिर कैपिटल बी स्मॉल बी हो सकता है, लेकिन कैपिटल बी तो रहेगा ही, जिसकी वजह से इनके आंखों का आएगा ब्राउन कलर। ओके, सो लाइक दिस, तो बी भी होगा या तो फिर कैपिटल बी स्मॉल बी होगा। ओके, नाउ अगर है दोनों अलील अगर सेम है तो हम क्या कहेंगे? होमोजाइगस डोमिनेंट। अ सिमिलर अलील, दोनों अलील सेम है, हम कहेंगे होमोजाइगस डोमिनेंट। ओके, यहाँ पे एक अलील डोमिनेंट है, एक अलील रेसेसिव है, हम इसे कहते हैं हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल। ओके, हमने कुछ चीज़ें जो देखी थी, हमने देखा था कि ये डीएनए है, इस डीएनए का एक पर्टिकुलर सेगमेंट जो प्रोटीन बनाता है, जो प्रोटीन बनाता है उस सेगमेंट को हम जीन कहते हैं। अब इसके ही दो फॉर्म होते हैं, एक मदर से आया हुआ, एक फादर से आया हुआ। एक ही जीन के अलग अलग फॉर्म्स को हम कहते हैं अलील्स। ओके, सो दिस इज अ डोमिनेंट अलील, दिस इज अ डोमिनेंट अलील, दिस इज अ रेसेसिव अलील। ओके, सो यहाँ तक तो अपनी बात क्लियर है। फाइन, और मान लो कि इस इंडिविजुअल के पास ब्लू आइज है, इसका मतलब इसके पास क्या होगा? इसके पास कैपिटल बी तो नहीं होगा, इसके पास होगा स्मॉल बी स्मॉल बी। सो दिस इंडिविजुअल को हम क्या कहेंगे? रेसेसिव, होमोजाइगस रेसेसिव। यहाँ तक क्लियर है? ओके, नाउ अभी बिल्कुल सिंपल चीज़ है। अभी मान लो कि यहाँ पे, एक मिनट यार, यहाँ पे अगर हम 10 इंडिविजुअल ले लेते हैं, कुछ होमोजाइगस ले लेते हैं, कुछ हेटेरोजाइगस ले लेते हैं, कुछ होमोजाइगस रेसेसिव ले लेते हैं, कुछ डोमिनेंट लिए, कुछ रेसेसिव लिए, कुछ हेटेरोजाइगस लिए। सो लाइक डैट हमने यहाँ पे 10 इंडिविजुअल्स लिए हैं। यहाँ पे दिखाए 3 है, लेकिन मान लो कि 10 इंडिविजुअल लिए हैं जिनका जीनोटाइप ये है। ओके, नाउ अगर ये क्या है? सब अलील्स है। अगर इन सबको मैं इस तरीके से पकड़ लेता हूँ लाइक दिस, तो ये क्या बन गया? अभी ये क्या बन गया? ध्यान से देखना है, बिल्कुल सिंपल कंसेप्ट है यार। सिर्फ नाम ही, जेनेटिक्स में प्रॉब्लम क्या है पता है? सिर्फ नाम ही डिफिकल्ट है, कंसेप्ट इजी रहता है। ओके, देखो ये है अलील्स। ओके, 10 इंडिविजुअल के अलील्स, दैट इज टोटल 20 हो गए। ओके, फाइन, हमने कुछ नहीं किया, हमने लिया हो ये सब तीनों इंडिविजुअल, यहाँ पे 3 दिखा है, वैसे हमने यहाँ पे 10 दिखा है। कुछ उसमें से डोमिनेंट है, कुछ रेसेसिव है, कुछ हेटेरोजाइगस है। ओके, अगर मैं इस सब के अगर अलील्स को इस तरीके से अपनी मुट्ठी में ले लेता हूँ तो ये क्या बन जाता है? ये क्या हो गया? ये हो गया पुल। लाइक स्विमिंग पूल में जैसे वाटर रहता है, वैसे ही हमने एक पूल में क्या किया? सब अलील्स डाल दिए। अब हम इसको कहते हैं जीन पूल। ओके, व्हाट इज जीन पूल? जीन पूल इज द जेनेटिक मटेरियल ऑफ द पॉपुलेशन। 10 लोगों की पॉपुलेशन है, उसके हमने जीन्स को एक पकड़ लिया मुट्ठी में, एक पूल में हमने सब डाल दिए, हम इसको कहते हैं जीन पूल। सिंपल, यहाँ तक सिंपल है। ओके, नाउ क्लियरफुली ध्यान से देखो। नाउ अगर मैं कहूँ यहाँ पे
इसको थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं। ओके, अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि यहाँ पे कैपिटल बी कितने हैं, टोटल हमने 10 इंडिविजुअल लिए, 10 इंडिविजुअल के टोटल 20 अलीज हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है। अगर मैं कहूँ आपको कि व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ बी, मतलब इन टोटल 20 में से कैपिटल बी कितने हैं, तो आप काउंट करोगे 1 2 3 4 5, टोटल 20 है, आप काउंट करोगे कैपिटल बी कितने हैं, आपको दिए जाएंगे दैट द कैपिटल बी आर टोटल 9। ओके, मैं अगर आपको पूछता हूँ कि व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ बी, तो आप कहेंगे आउट ऑफ 20, that is total is 20, out of 20 capital B is 9, so the frequency of B is 0.45। क्लियर है, सिंपल मैथ आप कर लोगे, फ्रीक्वेंसी आ जाएगी आपकी 0.45। ओके नाउ, ओके ध्यान से देखना है अभी। ओके, तो यहाँ पे इस फ्रीक्वेंसी ऑफ B को हम कहते हैं P। ओके, what is the frequency of B? Frequency of B is, what is the frequency of B? फ्रीक्वेंसी ऑफ B को हमने यहाँ पे डिनोट किया है कैपिटल P से, सिंपल। ओके नाउ, अगर मैं पूछता हूँ आपको व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ स्मॉल b, तो आप कहोगे, आप फिर से यहाँ पे काउंटर लोगे स्मॉल b, वो आ जाएंगे टोटल 11, दैट इज 11 आउट ऑफ 20। सो सिंपल सा मैथ आप करोगे तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे एक नंबर 0.55। ओके, मान लो हम इसको डिनोट करते हैं स्मॉल q से। सो इफ आई आस्क यू व्हाट इज द p प्लस q वैल्यू, ओके, तो यहाँ पे एक सिंपल सा मैथ आप करोगे तो सिंपल एक वैल्यू आपको मिल जाएगी, दैट इज 1। ओके, सिंपल है, कुछ नहीं किया, हमने क्या किया, 10 इंडिविजुअल लिए, उनके अलीज को यहाँ पे हमने पकड़ लिया, और हम अब देख रहे हैं कि भैया एक पॉपुलेशन है, उसमें कैपिटल बी कितना मिल रहा है, हमें एक वैल्यू मिल गई। उसके बाद हमने देखा कि एक पॉपुलेशन है, उसमें स्मॉल बी कितना मिल रहा है, एक वैल्यू हमें मिल गई, दोनों के आप टोटल करोगे तो एक 1 मिल जाएगा। ओके नाउ, p प्लस क्यू, अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूँ, इसका स्क्वायर कर दूँ, इज दैट फाइन विथ यू? ओके, सो p प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1 स्क्वायर। ओके, हम इसको सॉल्व करेंगे, a प्लस बी स्क्वायर, राइट, a स्क्वायर पर 2ab प्लस b स्क्वायर, सो लाइक दिस विल गेट p स्क्वायर प्लस 2pq प्लस q स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये हमें मिल जाएगा यहाँ पे फॉर्मूला। ओके नाउ ध्यान से देखना है अभी। अब यहाँ पे व्हाट इज दिस p स्क्वायर, p स्क्वायर, p मतलब क्या, p मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ b, p स्क्वायर मतलब b इंटू b, मतलब कैपिटल B इंटू कैपिटल B मतलब होमोजाइगस डोमिनेंट। तो यहाँ पे हमें p स्क्वायर का मीनिंग हमें मिल रहा है, p स्क्वायर मतलब द फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस डोमिनेंट, फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस डोमिनेंट इंडिविजुअल। ओके, how many individuals are there in a population having a homozygous dominant state? Okay, now similarly अगर मैं यहाँ पे बात करूँ 2pq, 2p मतलब कैपिटल B, q मतलब स्मॉल b, मतलब क्या, हम बात कर रहे हैं हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल की, तो यहाँ पे हमें मिल जाता है दिस वैल्यू ऑफ heterozygous individual 2pq and similarly value of q square, that is small b into small b into small b होमोजाइगस रेसेसिव इंडिविजुअल। ओके, कोई डिफिकल्ट नहीं है, इसको हम अलग अलग तरीके से देखेंगे तो कंसेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ओके ना, हुआ क्या, हुआ यही है, यही हार्डी विनबर्ग लॉ ने हमें बताया। हार्डी विनबर्ग लॉ ने हमें बताया कि ये जो अलील की जो फ्रीक्वेंसी है, दैट इज p प्लस क्यू, ये जो अलील की फ्रीक्वेंसी है, और ये जो जीनोटाइप, इनकी जो जीनोटाइप दैट इज बी स्मॉल बी, इनकी जो फ्रीक्वेंसी है, ये जो फ्रीक्वेंसी है कांस्टेंट रहती है। हमने अभी देखा कि इज इक्वल टू 1, यही हार्डी विनबर्ग लॉ ने बताया। ओके, लेकिन एक कांस्टेंट कब रहेगी, ये भी हार्डी विनबर्ग लॉ ने बताया है। ओके, ध्यान से सुनना है, ये सब चीज़ें p स्क्वायर प्लस 2pq प्लस q स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये कब कांस्टेंट रहेगा, जब b एंड कैपिटल B एंड स्मॉल b यहाँ पे रहेंगे तब तक। मान लो यहाँ पे मैंने कैपिटल B को किसी और अलील से अगर मैंने यहाँ पे रिप्लेस कर दिया, तो क्या ये इक्वेशन वैलिड रहेगा? ये इक्वेशन वैलिड नहीं रहेगा, ये तभी वैलिड रहेगा जब यहाँ पे कैपिटल B या स्मॉल b प्रेजेंट हो, तभी वैलिड रहेगा। मान लो कि यहाँ पे म्यूटेशन हो जाता है, हमने देखा था म्यूटेशन मतलब क्या, न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस में चेंज आ जाना, राइट, हमने वो चीज़ भी देखी थी। तो मान लो कि यहाँ पे अगर म्यूटेशन हो गया, कैपिटल B को डिफाइन करने वाले जो न्यूक्लियोटाइड है उसमें हल्का सा कोई चेंज आ गया, लाइक सिकल सेल एनीमिया में चेंज आ जाता है। मान लो वैसे ही अगर B अलील में अगर कोई चेंज आ जाएगा, उसमें म्यूटेशन हो गया, तो ये तो वैलिड नहीं रहेगा, क्योंकि आपने क्या किया, आपने वहाँ पे एक अलग अलील जो म्यूटेटेड है उसको इंट्रोड्यूस कर दिया, आपने डिस्टर्ब कर दिया इस जीन पूल को। तो इन दैट केस क्या होगा,
जब म्यूटेशन अगर हो गया तो आपका जो इक्वेशन है ये इक्वेशन वैलिड नहीं रहेगा। यही हमें बताया है हार्डी-विनबर्ग लॉ ने। ओके, मतलब अगर आपको इस इक्वेशन को इज इक्वल टू 1 रखना है तो आपको इसमें कोई भी चेंज नहीं होने देना है, राइट? मतलब यहाँ पे म्यूटेशन होने से रखना है इस पॉपुलेशन में, तभी ये जो इक्वेशन है हमारा वैलिड रहेगा। ध्यान से सुनना, मैं इसको और अलग तरीके से बताने वाला हूँ, सो डोंट वरी अबाउट इट। नाउ मान लो हमने क्या कहा, आपको सिर्फ ये जो अलील है कैपिटल बी स्मॉल बी, इसको आपको चेंज होने नहीं देना है। ये चेंज और कब किस कंडीशन में हो सकता है? मान लो यहाँ पे कोई और इंडिविजुअल आ जाता है, कोई बाहर से इंडिविजुअल आ गया इस पॉपुलेशन में, बाहर से आ गया और वो यहाँ पे उनका मीटिंग हो रहा है, तो क्या होगा? ये जो इंडिविजुअल है ये इंडिविजुअल अपना अलील यहाँ पे जिसके साथ मीटिंग हो रहा है उसके पास वो दे देगा, राइट? अपना अलील। ये जो पॉपुलेशन है ये तो इनपुट पॉपुलेशन हमारी, हमने यहाँ पे एक और थर्ड इंडिविजुअल को अगर डाल दिया, थर्ड इंडिविजुअल जिसके आंखें ब्लैक कलर के है, ना ही ब्राउन है ना ही ब्लू है, वो अपना खुद का अलील लेके आया है, खुद का अलील, फॉर एग्जांपल अलील ए यहाँ पे उसने डाल दिया, तो फिर से जीन पूल अपना डिस्टर्ब हो गया, राइट? इन दैट केस ऑल्सो हमारा इक्वेशन जो है इज इक्वल टू 1 नहीं रहेगा, क्योंकि आपने ये इक्वेशन जिसके ऊपर बेस है जीन पूल को ही आप चेंज कर रहे हो। ओके, मतलब यहाँ पे कोई भी इमिग्रेशन नहीं होना चाहिए, कोई भी बाहर नहीं आना चाहिए, यहाँ से कोई भी बाहर नहीं जाना चाहिए, तभी ये वैलिड रहेगा। ओके, नाउ यहाँ पे क्या होना चाहिए? यहाँ पे जीन पूल ये कब तक वैलिड रहेगा? मान लो कि यहाँ पे स्मॉल बी ये होमोजाइगस रिसेसिव है, इसके पास है ब्लू आइज। मान लो इसने डिसाइड किया कि मैं तो शादी करूँगा तो सिर्फ उसके साथ जिसकी ब्लू आंखें अगर है, तो इन दैट केस क्या होगा? अगर सब ब्लू आंखों वाले इस तरीके से बात करने लगे तो क्या होगा? तो ऑटोमेटिकली जो ब्राउन आई जीन की है उनकी जो पॉपुलेशन कम हो जाएगी धीरे धीरे, और फिर से अपना ये जो जीन पूल है फिर से डिफेक्ट हो जाएगा। मतलब क्या है? हमें इसको रोकना पड़ेगा कि एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल के साथ ही वो रिप्रोड्यूस ना करे, हमें इसको रोकना पड़ेगा। मतलब हमें क्या करना पड़ेगा? हमारे पास यहाँ पे होनी चाहिए जीन पूल में रैंडम मीटिंग, ताकि ये जो हमारा जीन पूल है ये वैलिड रहे। इसमें कैपिटल बी भी हो, इसमें कैपिटल बी स्मॉल बी भी हो। ओके, रैंडम मीटिंग कब पॉसिबल है? मान लो सिर्फ यहाँ पे 2 ही लोग हैं, तो 2 लोगों में रैंडम मीटिंग पॉसिबल है? नहीं, ये पॉसिबल है लार्ज पॉपुलेशन में, इसलिए हमारे पास होना चाहिए एक लार्ज पॉपुलेशन। ओके, मतलब हमने क्या देखा? हमने अब तक क्या देखा? हमने सिर्फ इतना देखा कि एक जीन पूल है जिसमें एलील की जो फ्रीक्वेंसी है ये कांस्टेंट रहती है। हमने देखा एलील की फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहती है, प्रोवाइडेड कि वहां पे कोई म्यूटेशन ना हो, कोई बाहर से नहीं आना चाहिए, प्रोवाइडेड कि उस पॉपुलेशन में रैंडम मीटिंग हो, और प्रोवाइडेड कि वो पॉपुलेशन लार्ज पॉपुलेशन हो। बस यही तो कहा हार्डी-विनबर्ग ने सिर्फ यही कहा है कि भैया ये चीज़ होनी चाहिए। अगर ये चीज़ अगर कांस्टेंट है तो अलील की फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहती है, जो अभी हमने देखा। ओके, उन्होंने एक और चीज़ कही, कि यहाँ पे नेचुरल सिलेक्शन नहीं होना चाहिए। अब ये नेचुरल सिलेक्शन क्या होता है, इसके बारे में सेपरेट ट्यूटोरियल भी बनने वाला है, सो यू नॉट टू वरी अबाउट इट। मैं सिर्फ आपको एक यहाँ पे ग्लास बता रहा हूँ। एक पुराने ज़माने में सबसे पहले क्या हुआ था पता है? हज़ारों साल पहले उल्फ्स थे। ओके, उन उल्फ्स में से हमारे जो ह्यूमंस थे उन्होंने क्या किया? उनको कुछ उल्फ्स को सिलेक्ट किया, उनका ब्रीडिंग करवा दिया, तो लाइक दिस। इसके बाद कुछ उल्फ्स और बने। उसके बाद उन्होंने क्या किया? ह्यूमंस ने कुछ डिजायरेबल उल्फ्स को अपने पास ले लिया, उनका इंटरब्रीडिंग किया, और धीरे धीरे हमें मिल गए हमारे डॉग्स। ओके, सो यही तो हुआ है। मतलब क्या किया ह्यूमंस ने? यस, देयर आर अदर फैक्टर ऑल्सो, बट द मेन ड्राइविंग फोर्स वॉज, क्या हो रहा था कि ह्यूमंस ने उसको सिलेक्ट किया अपने अकॉर्डिंगली, अपने नीड के अकॉर्डिंगली उनको ब्रीडिंग करवाया, और धीरे धीरे हमें मिल गए हमारे डॉग्स। ओके, इसमें कई साल लग गए। ओके, सो ये होता है आर्टिफिशियली सिलेक्शन किया, जिसकी वजह से हमें ये हमारे डॉग्स मिल गए। यही नेचर में भी होता है। नेचुरल सिलेक्शन में क्या होता है? हार्डी-विनबर्ग लॉ ने कहा कि अगर जीन पूल को हमें कांस्टेंट रखना है तो हमें वहाँ पे नेचुरल सिलेक्शन होने से बचाना चाहिए उस पॉपुलेशन को, तभी ये होगा। नेचुरल सिलेक्शन एक अलग तरीके से देखते हैं। मान लो यहाँ पे बीटल्स है, एक लीफ पे कुछ ग्रीन है कुछ ब्लैक है, यहाँ पे एक लिजर्ड आ जाती है। द वन विच इज आइडेंटिफाइबल, इजीली आइडेंटिफाइबल इज लाइक दिस, तो ये आएगा, इसको खा जाएगा, लाइक दिस, राइट?
तो बच गए ये ग्रीन वाले, ग्रीन की पॉपुलेशन बढ़ जाएगी। सो दिस इज ऑल्सो नेचुरल सिलेक्शन। मतलब यहाँ पे इसके पहले केस में ह्यूमंस ने सिलेक्ट किया, यहाँ पे खुद नेचर ने सिलेक्ट किया कि इनको ग्रो होने देना है। सो लाइक दैट। तो हमने यही चीज़ देखी यहाँ पे, हमने यहाँ पे यही चीज़ देखी कि यहाँ पे किसी भी तरीके का नेचुरल सिलेक्शन नहीं होना चाहिए। मतलब आप ये मत करना जीन पूल में से कि किसी पर्टिकुलर एक इंडिविजुअल को, फॉर एग्जांपल इसको आप निकाल रहे हो, अगर आप इस तरीके से करोगे तो आपका जीन पूल डिस्टर्ब हो जाएगा, फिर ये भी आपका इक्वेशन डिस्टर्ब हो जाएगा। ओके, तो हार्डी-विनबर लॉ ने कहा है कि अलील की फ्रीक्वेंसी और जीनोटाइप की फ्रीक्वेंसी, हमने क्या देखा, P प्लस क्यू इज इक्वल टू अलील्स। ओके, और हमने ये देखा P स्क्वायर दैट इज होमोजाइगस, मतलब ये है जीनोटाइप। तो हार्डी-विनबर्ग लॉ ने हमें कहा अलील एंड जीनोटाइप की जो फ्रीक्वेंसी है, ये जो फ्रीक्वेंसी है कांस्टेंट रहती है जनरेशन टू जनरेशन इन अब्सेंस ऑफ अदर इवोल्यूशनरी इन्फ्लुएंसेस। अगर ये चीज़ नहीं हुई तो ये कांस्टेंट रहेगा। अगर इन चीज़ों का यहाँ पे एडिशन हो गया, मान लो यहाँ पे म्यूटेशन हो गया, तो क्या हो रहा है, ये पॉपुलेशन इवॉल्व हो रही है। मान लो यहाँ पे कोई आप फॉरेन का अलील यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर रहे हो, तो ये जो पॉपुलेशन है ये क्या हो रही है, इवॉल्व हो रही है। उसका मतलब ये है हार्डी-विनबर्ग लॉ अगर सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, इट मीन्स द पॉपुलेशन इज गेटिंग इवॉल्व। ओके, सो सिंपल सी चीजें हैं बिल्कुल। ओके, लेकिन यार ये तो पॉसिबल नहीं है कि आप एक पॉपुलेशन को आपने क्लोज कर लिया है, उसमें आप किसी बाहर को आने नहीं दे रहे हो। इज इट प्रैक्टिकली पॉसिबल? सब पॉसिबल तो है ही नहीं। आपको कई बुक्स में फ्रॉग्स का एग्जांपल दिया रहेगा कि इस लाइक एक फ्रॉग जो आइलैंड पे रहते हैं, ओके, जहाँ पे कोई आ नहीं सकता, यहाँ से कोई जा नहीं सकता, यहाँ पे इतने ही इंडिविजुअल है, तभी ये पॉसिबल है हार्डी-विनबर्ग लॉ को सेटिस्फाई करना। इट मीन्स कि हार्डी-विनबर्ग लॉ इज काइंड ऑफ अ थेरोटिकल वन, इट्स अ थेरोटिकल कंसेप्ट। वो एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं है, क्योंकि एक्चुअल में आप किसी को 10 इंडिविजुअल को लेके ऐसे कंटेनमेंट तो नहीं रख सकते। वहाँ से डेफिनेटली वहाँ से कुछ इंडिविजुअल बाहर जाने वाले हैं, कोई इंडिविजुअल वहाँ पे एंटर करने वाले हैं, वहाँ पे कई बार तो वहाँ पे सिलेक्टिव ब्रीडिंग भी होती है, जिसकी वजह से हार्डी-विनबर्ग लॉ सेटिस्फाइड नहीं होता है, और इसके वजह से इवोल्यूशन कंटिन्यूसली होता रहता है पॉपुलेशन में। इवोल्यूशन इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। ओके, नाउ कुछ एमसीक्यू देख लें ताकि ये जो आइडिया है ये हमारी और क्लियर हो जाए। ओके, न्यूमेरिकल्स फ्रॉम द हार्डी-विनबर्ग लॉ। फाइन। सो एक क्वेश्चन पूछा था AIPMT 2002 में, इन विच कंडीशन द जीन रेशो रिमेन्स कांस्टेंट फॉर एनी स्पेसीज पॉपुलेशन। जीन रेशो कांस्टेंट रहना चाहिए, मतलब हमारा जो जीन पूल है वो बिल्कुल कांस्टेंट रहना चाहिए। ये कब पॉसिबल है? ओके, एक तब पॉसिबल है जब वहां पे क्या हो, रैंडम मीटिंग अगर वहां पे अगर होगी तभी ये पॉसिबल होगा। अभी हमने देखा वहां पे अगर कोई सेक्सुअल सिलेक्शन हो रहा है, मतलब हम किसी पर्टिकुलर सेक्स का सिलेक्शन वहाँ से कर रहे हैं और उसको हम प्रीफरेंस दे रहे हैं, तो ये पॉसिबल नहीं रहेगा, कांस्टेंट नहीं रहेगा। अगर वहाँ पे म्यूटेशन हो जाता है फिर से डिस्टर्ब हो जाएगा, वहाँ पे जीन फ्लो हो जाता है, कोई इमिग्रेट करता है, कोई इमिग्रेट करता है तो भी डिस्टर्ब हो जाएगा। इट मीन्स कि रैंडम मीटिंग होना चाहिए, तभी जीन रेशियो जो है कांस्टेंट रहेगा। ओके, अनदर एमसीक्यू, द टेंडेंसी ऑफ पॉपुलेशन टू रिमेन इन अ जेनेटिक इक्विलिब्रियम मे बी डिस्टर्ब बाय। मतलब इसका बोलना है कि ये जो P प्लस क्यू इज इक्वल टू जो 1 है, ये इसको डिस्टर्ब कौन करता है? इसको डिस्टर्ब करता है लैक ऑफ रैंडम मीटिंग। रैंडम मीटिंग आपको यहाँ पे रखना पड़ेगा। अगर आप सिलेक्टिवली मेट कर रहे हो, मतलब ब्राउन आंखों वाले ने बोला कि मैं ब्राउन आंखों वाली के साथ ही अगर मीटिंग करता हूँ, तो ब्लू आंखों वाले का क्या होगा? वहां तो जीन पूल हमारा डिस्टर्ब हो जाएगा, इक्वेशन डिस्टर्ब हो जाएगा। यही क्वेश्चन ने पूछा है कि जब यहाँ पे रैंडम मीटिंग नहीं रहेगा तो क्या होगा? डिस्टर्ब हो जाएगा हमारा जेनेटिक इक्विलिब्रियम। ओके, चलो कुछ न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं। ओके, सो यहाँ पे पूछा है, देखो, द जीन लोकस हैज 2 allele, capital A and small a, that is a dominant allele and a recessive allele. If the frequency of dominant allele is 0.4, मतलब यहाँ पे क्या दिया है? फ्रीक्वेंसी ऑफ अ डोमिनेंट allele, मतलब यहाँ पे दिया है स्मॉल p, ध्यान से देखना है। ओके, यहाँ पे दिया है स्मॉल p, यहाँ पे दिया है स्मॉल p। फ्रीक्वेंसी ऑफ अ डोमिनेंट allele इज 0.4। ओके, now then what will be the frequency of a homozygous dominant heterozygous and homozygous recessive individual? एक बार अब तक हमने क्या देखा उसको सबसे पहले आप रिवाइज करो है, उसके बाद हम आगे चलते हैं। ध्यान से देखो। ओके, हमने अब तक क्या देखा? हमने अब तक ये देखा कि स्मॉल p प्लस स्मॉल q इज इक्वल टू 1। ध्यान से देखो, स्मॉल p क्या है? स्मॉल p इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ डोमिनेंट allele।
frequency, I am using the word frequency of a dominant allele, Q is the frequency of a recessive allele is equal to 1. उसके बाद हमने ये देखा कि p square plus 2pq plus q square is equal to 1. It means what is this p square? P square is the frequency of a homozygous dominant individual. 2pq is the frequency of a heterozygous individual. Q square is the frequency of a homozygous recessive individual. ये हमने चीज़ें अब तक देखी है और हमें इस क्वेश्चन में दिया है फ्रीक्वेंसी ऑफ अ डोमिनेंट अलील दैट इज 0.4, मतलब p की वैल्यू दी है 0.4. अब यहाँ पे हमें पूछा है कि व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ होमोजाइगस डोमिनेंट, मतलब p स्क्वायर की वैल्यू बताओ, 2pq की वैल्यू बताओ और q स्क्वायर की वैल्यू बताओ. ये हमें यहाँ पे पूछा है. होमोजाइगस डोमिनेंट, हेटेरोजाइगस और होमोजाइगस रिसेसिव इंडिविजुअल की वैल्यू बताओ, ये हमें पूछा है. ओके, नाउ p की वैल्यू है 0.4, सिंपल है. नाउ p स्क्वायर की वैल्यू ये हमें पूछी है. p स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी? p की वैल्यू अगर 0.4 है तो p स्क्वायर की वैल्यू आएगी 0.16. ओके, अब यहाँ पे q स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी? p की वैल्यू अगर 0.4 है तो q की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस 0.4 दैट इज 0.6. ओके, मतलब q स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 0.36. ओके, एंड 2pq की वैल्यू क्या आएगी? 0.16 इंटू 0.36 इंटू 2, राइट? सो द आंसर इज A. ओके, 0.16 दैट इज कैपिटल A स्मॉल a 0.48 और 0.36. बिल्कुल सिंपल है. सिर्फ आपने इतना ध्यान में रखना है, ये जो फ्रीक्वेंसी ऑफ अलील है p प्लस क्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ अलील, p स्क्वायर प्लस 2pq प्लस q स्क्वायर इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंडिविजुअल्स. ओके, और देखो बहुत सारे न्यूमेरिकल्स यार, डोंट वरी. ओके, सो इफ 128 आउट ऑफ 200 इंडिविजुअल आर ऑफ रेसेसिव फिनोटाइप, देखो यहाँ पे क्या दिया है? 128 आउट ऑफ 200 आर ऑफ रेसेसिव फिनोटाइप, मतलब स्मॉल a की वैल्यू है 128 डिवाइडेड बाय 200, मतलब व्हाट इज दिस इज अ वैल्यू ऑफ q स्क्वायर. देखो अप्रोच देखो किस तरीके से हो रहा है. रेसेसिव फिनोटाइप मतलब स्मॉल a मतलब q स्क्वायर. ओके, अब पूछा है यहाँ पे व्हाट आर द परसेंटेज ऑफ द हेटेरोजाइगस, मतलब यहाँ पे पूछा है 2pq की वैल्यू. ओके, सो q स्क्वायर की वैल्यू है 128 डिवाइडेड बाय 200, मतलब यहाँ पे कितना आ जाएगा? ओके, अब देखो यहाँ पे सिंपल सी चीज़ है, बिल्कुल जल्दी से समझ जाएगी. होमोजाइगस रेसेसिव मतलब स्मॉल a की वैल्यू यहाँ पे आ रही है. ओके, स्मॉल a मतलब यहाँ पे दी है वैल्यू q स्क्वायर की 128 डिवाइडेड बाय 200, ये आ जाएगा 0.64. ओके, नाउ अब यहाँ पे q स्क्वायर की वैल्यू 0.64 है तो q की वैल्यू आ जाएगी 0.8. तो q की वैल्यू अगर 0.8 है तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 माइनस 0.8 इज इक्वल टू 0.2. ओके, और हमें यहाँ पे पूछा है हेटेरोजाइगोट्स मतलब 2pq की वैल्यू मतलब 0.8 इंटू 0.2 इंटू 2, तो वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 0.32. पूछा है परसेंटेज में तो यहाँ पे आ जाएगा 32%. डिफिकल्ट लग रहा है? और एमसीक्यू देखते हैं. सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि p प्लस q इज इक्वल टू 1, p स्क्वायर प्लस 2pq प्लस q स्क्वायर इज इक्वल टू 1, इनमें से किस चीज़ की वैल्यू आपके पास दी है, सिर्फ आपने ये देखना है. ओके, सो यहाँ पे देखो, इफ 51% ऑफ पॉपुलेशन कैरीज एटलीस्ट 1 कॉपी ऑफ अ डोमिनेंट अलील, फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ रेसेसिव अलील. ओके, सो देखो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला है p स्क्वायर प्लस 2pq प्लस q स्क्वायर. p स्क्वायर मतलब कैपिटल A, 2pq मतलब कैपिटल स्मॉल a इंटू 2, q स्क्वायर इज स्मॉल a. अब यहाँ पे दिया है द 51% ऑफ द पॉपुलेशन कैरीज एटलीस्ट 1 कॉपी ऑफ अ डोमिनेंट अलील. डोमिनेंट अलील किसके पास है? इसके पास है. ये देखो ये भी डोमिनेंट है, ये भी डोमिनेंट है, मतलब एमसीक्यू में दिया है a प्लस 2a प्लस 2a इज 51%. ओके, सो ये आ जाएगा 51 डिवाइडेड बाय 100 प्लस a, इसकी वैल्यू हमें दी है. ये आपने ध्यान से देखना है आपने. ओके, और अब हमें क्या पूछा है? फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ रेसेसिव अलील. अब हमें पूछा है रेसेसिव अलील की फ्रीक्वेंसी मतलब q पूछा है. ओके, सो ये आ जाएगा a प्लस a 0.49, ये है q स्क्वायर. देखो a प्लस a मतलब q स्क्वायर, सो q स्क्वायर की वैल्यू है 0.49. पूछी है रेसेसिव अलील की फ्रीक्वेंसी मतलब q की फ्रीक्वेंसी पूछी है, वो आ जाएगी 0.7.
ध्यान से देखो हुआ क्या है, जब भी आपको ये दिया जाएगा ना पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर, आप एग्जाम में अगर आपको काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्टी जा रही है, जो मैं करता था जब मैं सॉल्व करता था मेरे एंट्रेंस के वक्त एमसीक्यू, तो मैं क्या करता था यार, सबसे पहले इसको तो लिख लेता था p प्लस क्यू इज इक्वल टू 1, पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1। उसके बाद मैं ये भी लिख लेता था, यहाँ पे आ जाएगा होमोजाइगस डोमिनेंट, ये आ जाएगा हेट्रोजाइगस, ये आ जाएगा होमोजाइगस रेसिड्यू। उसके बाद मैं एमसीक्यू को पढ़ता था, नहीं तो न्यूमेरिकल्स पे गड़बड़ी में, मैं तो एवरेज स्टूडेंट हूँ, मुझे तो मेरे तरीके से धीरे धीरे चलना पड़ेगा, तो मैंने कुछ इस तरीके से ट्रिक्स निकाले थे। मैंने आपको ये भी बताया था कि जब मैं क्रेफ साइकिल सॉल्व करता था, मैं जब केल्विन साइकिल है, ये जो डिफरेंट साइकिल जब मैं सॉल्व करता था, अगर उसके ऊपर मैंने एमसीक्यू देख लिया तो मैं जल्दी से विद द हेल्प ऑफ के ट्रिक जो मैंने आपको बताई है, तो मैं सबसे पहले लिख लेता था ट्रिक मेरी क्या है, उसके बाद एमसीक्यू को पढ़ता था ताकि जल्दबाजी में कोई गलती ना हो जाए। सो दैट इज माई वे टू सॉल्व द एमसीक्यू। अगर आपको भी अगर डिफिकल्टी जा रही है तो आप भी इस तरीके से करो, और ये लिखने में कोई टाइम नहीं जाता है, 10 सेकंड लगेंगे बस, ओके, लेकिन एमसीक्यू गलत नहीं होगा, ओके। सो इस तरीके की वैल्यू आ जाएगी, q इज 0.7, p इज 0.3, ओके। सो रेसिस्टिव वैल्यू की फ्रीक्वेंसी 0.7 आ गई, ओके। नाउ देखो एमसीक्यू, इन अ पॉपुलेशन ऑफ 1000 इंडिविजुअल 360 बिलोंग टू द जीनोटाइप AA, 480 बिलोंग टू द AA, the remaining 160 belong to the AA. Based on this data, the frequency of allele A in the population is frequency of dominant allele, मतलब यहाँ पे पूछा है कैपिटल P की वैल्यू। ये देखो इस तरीके से आपने जाना है। अगर यहाँ पे देखो डोमिनेंट अलील पूछा है, आपको दिया है कि एक डोमिनेंट है एक स्मॉल है, तो यहाँ पे दिया है पूछा है द फ्रीक्वेंसी ऑफ अलील ए इन द पॉपुलेशन, मतलब P की वैल्यू पूछी है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट अलील, ओके। अब दिया क्या है यहाँ पे वैल्यू दी है, यहाँ पे देखो वैल्यू किसकी दी है, कैपिटल A, मतलब यहाँ पे दी है वैल्यू P स्क्वायर की वैल्यू दी है 360, ओके। P स्क्वायर की वैल्यू दी है 360। देखो यहाँ पे क्या दिया है, कैपिटल A मतलब होमोजाइगस डोमिनेंट मतलब P स्क्वायर। अप्रोच देखो आप किस तरीके से, अप्रोच देखना है, नहीं तो आप तो एक बार आपने अप्रोच समझ लिया फिर आप 100 क्या 1000 एमसीक्यू इसके सॉल्व कर लेंगे। द जीनोटाइप AA, जैसे जीनोटाइप AA दिया तो आपने ये देखा कि जीनोटाइप AA मतलब होमोजाइगस डोमिनेंट मतलब P स्क्वायर। सो ये वैल्यू है P स्क्वायर की, 360 वैल्यू किसकी है, P स्क्वायर की वैल्यू है। आपको पूछा है P की वैल्यू, ओके, तो क्या आ जाएगी, देखो कितना सिंपल है, राइट। P स्क्वायर की वैल्यू है 360, तो P की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 60, ओके। सो यहाँ पे P की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.6 डिवाइडेड बाय 100 कर लो, बिल्कुल सिंपल है, ओके। तो 360 P स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 360 डिवाइडेड बाय 1000, एक गलती हो गई हमारे यहाँ पे। सो ये इस तरीके से आ जाएगा। सो P स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे आ रही है 36 डिवाइडेड बाय 100, तो P की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देख लो, 6 डिवाइडेड बाय 10, दैट इज 0.6। सो द आंसर इज 0.6। सिंपल है, काफी सिंपल है, ध्यान से देखना है, ओके। फॉर द MN ब्लड ग्रुप सिस्टम द फ्रीक्वेंसी ऑफ M and N allele is 0.7 and 0.3 रिस्पेक्टिव द एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी ऑफ MN ब्लड ग्रुप। मतलब यहाँ पे क्या दिया है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ M मतलब P, फ्रीक्वेंसी ऑफ M मतलब P ये है 0.7, उसके बाद दिया द फ्रीक्वेंसी ऑफ N मतलब 0.3 मतलब Q, ओके। देखो इस तरीके से आपने जाना है। उसके बाद आपको पूछा है व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ MN ब्लड ग्रुप, मतलब हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल की फ्रीक्वेंसी बताओ। ऑर्गेनिज्म हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल, मतलब यहाँ पे वैल्यू पूछिए 2pq की, सिंपली pq मत कर देना, ओके। 2pq की वैल्यू पूछिए, 2pq मतलब 72 20.21 इंटू 2, ये आ जाएगा 0.42 मतलब 42%, ओके। आप अप्रोच समझ लो, मैं आपको बार बार बता रहा हूं। जैसे ही आप एमसीक्यू देखोगे सबसे पहले आपने ये देखना है कि दिया क्या है मुझे, ओके। पॉपुलेशन है 64% ऑफ होमोजाइगस रेसेसिव जीनोटाइप। होमोजाइगस रेसेसिव मतलब क्या दिया है, क्यू स्क्वायर की वैल्यू दी है 64 डिवाइडेड बाय 100, 64%। कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए अलील, फ्रीक्वेंसी ऑफ ए अलील मतलब Q की वैल्यू पूछी है, ओके। Q स्क्वायर की वैल्यू दी है 64%, वैल्यू पूछी है Q की, तो देखो A डिवाइडेड बाय 8 ये आ जाएगा। इसको कैलकुलेट हम कर लेंगे, तो Q स्क्वायर की वैल्यू अगर 64 बाय 100 है तो Q की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 8%। 8 into 8 is 64, ओके, क्लियर है। तो आंसर इज
8%। सिंपल है। ओके, अगर आप इसको इसी तरीके से देखते हो तो 0.64 आ जाएगा, फिर 0.64 का आप कर लो तो 0.8 आ जाएगा। ओके, सो लाइक दैट, और in percent it is 8%. So like this. Okay, the cystic fibrosis is a recessive condition that affects about 1 in 2500 babies। मतलब क्या, ये वैल्यू किसकी दी है? सबसे पहले हमें यही आइडेंटिफाई करना है कि एग्जाम के जो क्वेश्चन है उसमें दिया क्या है। ओके, सो 1 in 2500 मतलब ये क्या है? रेसेसिव कंडीशन, मतलब होमोजाइगस रेसेसिव इंडिविजुअल की वैल्यू है। सो क्यू स्क्वायर, देखो यही तो इसका क्रक्स है। ये प्रॉब्लम डिफिकल्ट क्यों जाते हैं? क्योंकि यही काफी लोगों को ये डिफिकल्ट लगता है कि एग्जाम दिया क्या है, वही तो हमें आइडेंटिफाई करना है। सबसे पहले दिया है ये जो वैल्यू है क्यू स्क्वायर की वैल्यू दी है, होमोजाइगस रेसेसिव। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो हमने पहले पढ़ा था, पी स्क्वायर प्लस 2pq। ओके, सो ये वैल्यू दी है क्यू स्क्वायर की वैल्यू। कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट अलील। डोमिनेंट अलील मतलब पी की वैल्यू हमें यहाँ पे पूछी है। ओके, साइड में सब क्वेश्चंस दिए हैं। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ रेसेसिव अलील, मतलब क्यू की वैल्यू क्या? क्यू स्क्वायर की वैल्यू अगर 1/2500 है तो क्यू की वैल्यू क्या? क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2500 दैट इज 0.04। सो इसलिए क्यू आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा Q 0.02। ओके, अगर Q 0.02 है तो P की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 माइनस Q दैट इज 1 माइनस 0.02, तो P की वैल्यू आ जाएगी 0.98। सो 0.98 इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ डोमिनेंट अलील। एंड व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल? इज 2pq। 2pq मतलब 0.98 इंटू 0.02 इंटू 2। ओके, सो लाइक दिस, इट्स अ सिंपल वे, बिल्कुल सिंपल। अगर मैं आपको टिप देना चाहूँ, वन लास्ट टाइम, अगेन एंड अगेन आई एम रिपीटिंग दिस, वन लास्ट टाइम, इंपॉर्टेंट इज कि जैसे ही आपने देखा तो सबसे पहले आप ये देख लेना कि फ्रीक्वेंसी ऑफ अलील दिया है या तो फिर फ्रीक्वेंसी ऑफ इंडिविजुअल दिया है। फ्रीक्वेंसी ऑफ इंडिविजुअल मतलब क्यू स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर, क्या इसकी वैल्यू दी है? अगर इसकी वैल्यू दी है तो अकॉर्डिंगली आगे प्रोसीड करो। अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ अलील दिया है तो p प्लस क्यू के अकॉर्डिंगली आगे प्रोसीड करो। ध्यान से देखना है, p प्लस क्यू ये जो है ये फ्रीक्वेंसी ऑफ अलील है। हमने देखा था एकदम शुरुआत में, कैपिटल B कितने हैं, स्मॉल b कितने हैं, अलील कितने हैं, दैट इज p प्लस क्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ अलील। एंड p स्क्वायर प्लस 2pq प्लस q स्क्वायर, दिस इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस इंडिविजुअल। ये अलील की फ्रीक्वेंसी, ये इंडिविजुअल की फ्रीक्वेंसी, यही तो क्रक्स है। Okay, so this is the frequency of a homozygous dominant individual. This is the frequency of a heterozygous individual 2pq। अगर आपको दिया है हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल की वैल्यू तो उसका मतलब आपको 2pq की वैल्यू दी है। ये ध्यान में रखना, pq की वैल्यू नहीं रहेगी, 2pq की वैल्यू रहेगी वो। ओके, और आपको दिया है कि रेसेसिव इंडिविजुअल मतलब q स्क्वायर की वैल्यू आपको दी है। अगर आपको दिया है वैल्यू रेसेसिव अलील मतलब q की वैल्यू दी है। देखो ध्यान से देखना, आपको अगर वैल्यू दिया है रेसेसिव इंडिविजुअल मतलब आपको वैल्यू दी है q स्क्वायर की। अगर आपको वैल्यू दी है रेसेसिव अलील मतलब आपको वैल्यू दी है एग्जाम में, क्वेश्चन में q की। क्यू की सास भी कभी बहुत ही नहीं। सो क्यू की वैल्यू दी है स्मॉल क्यू की। ओके, सो लाइक दैट। ओके, सो फ्रीक्वेंसी ऑफ अ इंडिविजुअल एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ अ अलील, इसमें कंफ्यूज मत होना। सो गाइस, that was all about this session. Do let me know in the comment if you find this session helpful. Thank you so much guys.